युवराज के कन्फेशन से वहां बिल्कुल खामोशी छा गई थी। सुहानी युवराज की गिरफ्त में उसके बेहद करीब थी और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। युवराज सुहानी की आंखों में झांकते हुए ये जानने की कोशिश कर रहा था कि सच जानने के बाद उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन आज सुहानी की आंखें बिल्कुल शांत थीं। वो बिना किसी भाव के बस युवराज को देख रही थी। मैं जानती हूँ कि आप ही वो शापित इंसान हैं। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज दंग रह जाता है और उसकी पकड़ सुहानी पर थोड़ी लूज हो जाती है। युवराज सुहानी को सवालिया नजरों से देख रहा था। तुम्हें पता है? युवराज को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बात सुहानी पहले से जानती है। इतने सालों में कभी भी किसी को युवराज पर शक नहीं हुआ था। इस वक्त युवराज के मन में 2 सवाल चल रहे थे। पहला, सुहानी ये बात कैसे जानती है, और दूसरा, ये जानकर भी सुहानी उससे प्यार कैसे कर सकती है। युवराज को लगा था कि जब सुहानी को ये बात पता चलेगी तो वो शॉक्ड रह जाएगी, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। फिलहाल युवराज को सुहानी से अपने दूसरे सवाल का जवाब चाहिए था। ये जानते हुए कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, शिमला में इतने लोगों की मौत की वजह मैं हूँ, तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकती हो? आप मॉन्स्टर नहीं हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान हैं जो उस साए के जाल में फंस चुके हैं। आपने हमेशा मुझे मुसीबतों से बचाया है। आपने सृष्टि की मदद करने की कोशिश की। आप बुरे इंसान नहीं हो सकते। सुहानी की हर बात से युवराज की हैरानी बढ़ती जा रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि सुहानी उसे इतने अच्छे से कैसे जान सकती है। सुहानी का हर जवाब युवराज के लिए उसे दूर रहना मुश्किल करता जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी सुहानी को अपनी बाहों में ले ले और फिर कभी उसे दूर न जाने दे, लेकिन युवराज ये अच्छे से जानता था कि उसकी जिंदगी किसी और के हाथ में है। वो सुहानी के करीब जाकर उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था। सुहानी से दूर रहने में ही उसे उन दोनों की भलाई लग रही थी। सुहानी के मन में अभी भी कई सवाल थे, जिसका जवाब वो युवराज से जानना चाहती थी। युवराज सर, मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब कब शुरू हुआ? युवराज सुहानी के इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि जब तक सुहानी को अपने सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, वो चैन से नहीं बैठेगी और शायद अपने सवालों के जवाब पाने के लिए वो फिर से अपनी जान खतरे में डाल देगी। इसीलिए युवराज सुहानी को सब कुछ बताने का डिसीजन लेता है। ये सब जब शुरू हुआ था तब मैं सिर्फ 10 साल का था। पहले हमारे पास ये पैसा, प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं था। मुझे बस इतना याद है कि एक रात डैड मुझे उस विशिंग वेल के पास लेकर गए थे। उस रात शायद वहाँ कोई पूजा थी। जब हम दोनों विशिंग वेल के पास पहुंचे तो वहाँ एक अजीब सी दिखने वाली औरत हवन कुंड के सामने बैठी थी। वो मंत्र पढ़ते हुए उस हवन कुंड में आहुति दे रही थी। डैड मुझे लेकर उस हवन कुंड की दूसरी तरफ बैठ गए। जब उस औरत की पूजा पूरी हो गई तो वो मेरे पास आई। उसने उस हवन कुंड की आग से एक कटार को गर्म किया और उस कटार से मेरी कलाई पर यह निशान बना दिया। उसके ऐसा करते ही वो साया उस विशिंग वेल से बाहर आ गया। उस औरत ने मेरा इस्तेमाल करके उस साए को आजाद कर दिया और मुझे हमेशा के लिए उसके साथ छोड़ दिया। इसके बाद हर रात वो साया मुझे दिखने लगा और शहर में मौतें शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद मेरी मॉम की मेंटल कंडीशन खराब होने लगी और डैड का बिजनेस चलने लगा। डैड ने काफी कम समय में बहुत कुछ अचीव कर लिया। युवराज की सारी बातें सुनकर सुहानी शॉक्ड रह गई थी। तो क्या आपके डैड ने पैसे और प्रॉपर्टी के लिए आपको उस साए को सौंप दिया? मुझे नहीं लगता डैड ने ऐसा किया होगा। वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते थे। वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। वजह क्या थी ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैंने उनसे ऐसा करने की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। उस दिन शायद ऐसा कुछ हुआ था जो मैं नहीं समझ पाया। तब मैं बहुत छोटा था। सुहानी को युवराज की बात सुनकर उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। क्या आपको डर नहीं लगता? लगता था। तब मैं सिर्फ 10 साल का था। शुरू के कुछ सालों में वो साया हर वक्त मेरे साथ सोता था, लेकिन वक्त के साथ ये डर भी खत्म हो गया। मैंने परेशान होकर कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे मरने भी नहीं दिया। मेरी मॉम अभी भी शिमला में उसी के साए में है। मैं चाहकर भी उससे भाग नहीं सकता। सुहानी इस वक्त युवराज की तकलीफ को महसूस कर पा रही थी। वो समझ रही थी कि युवराज ने बचपन से क्या कुछ नहीं सहा होगा। उसे युवराज से हमदर्दी हो रही थी। हम मिलकर आपको उस साए से आजाद कर लेंगे। ये सुनकर युवराज, जो अब तक शांत था, उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगते हैं। मैंने तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बताया है कि तुम ये सब जानने के पागलपन में अपनी जान खतरे में ना डाल लो।
मेरी बात अच्छे से समझ लो, मेरी जिंदगी उस साये की हो चुकी है। मुझसे दूर रहो वरना वो साया तुम्हें भी मार देगा। लेकिन क्यों? वो आपको छोड़ क्यों नहीं देता? क्या मिलेगा उसको आपसे? और आप ही क्यों? युवराज सुहानी के इतने सारे सवालों का कोई जवाब नहीं देता। वो जानता था कि इससे ज्यादा सुहानी को कुछ बताने का मतलब उसकी जान को खतरे में डालना है, जो युवराज कभी नहीं चाहता था। युवराज आगे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और सुहानी वहीं बैठी रह जाती है। रात को डिनर के बाद सुहानी बाबा के साथ बैठे हुए बातें कर रही थी। तभी युवराज बाबा के पास आता है। बाबा, रोड अब साफ हो चुका है, कल सुबह 8 बजे बस आ जाएगी, कल हमें निकलना होगा। ये सुनकर बाबा और सुहानी दोनों उदास हो जाते हैं। बेटा, 1-2 दिन और रुक जाओ। जब से तुम दोनों आए हो हमें बहुत अच्छा लगने लगा है। हमारे बच्चे तो काम करने के लिए शहर चले गए हैं, वो कभी कभी ही यहाँ आते हैं। तुम दोनों के यहाँ रहने से हमें अपने बच्चों की कमी महसूस नहीं हो रही है। हाँ बेटा, 1-2 दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। मेरी मॉम शिमला में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे उनके लिए जल्द से जल्द घर जाना होगा। ये सुनकर बाबा और अम्मा उन्हें और रुकने के लिए नहीं कह पाते। युवराज और सुहानी के जाने की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा उदास तो सुहानी थी। वो अभी कुछ और दिन युवराज के साथ उसी गांव में रहना चाहती थी, लेकिन युवराज जितना जल्दी हो सके सुहानी से अलग हो जाना चाहता था। उसे डर था कि अगर वो कुछ दिन और सुहानी के साथ वहां रहा तो वो उसे खुद के करीब आने से नहीं रोक पाएगा। अगले दिन सुबह होते ही युवराज और सुहानी बस से शिमला की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में जब उनके फ़ोन का नेटवर्क आता है तब युवराज बाकी के स्टूडेंट्स को कॉल करके शिमला वापस आने का इंस्ट्रक्शन देता है। निशा और विवेक भी सुहानी की बात से चैन की सांस लेते हैं। निशा और विवेक भी लैंडस्लाइड की वजह से पास ही के एक गांव में फंस गए थे। वो भी मनाली नहीं जा पाए थे। सुहानी और युवराज बस से वापस शिमला आ रहे थे। युवराज आज भी सुहानी से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। वो सुहानी को दिखाना चाहता था कि उसके मन में सुहानी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। सुहानी भी अब इस बात से कन्विंस हो चुकी थी कि युवराज उसे पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो युवराज को उस साये से आज़ाद कराना चाहती थी। कई घंटे से बस चल रही थी और रास्ते में ही रात होने लगी थी। तभी अचानक से वो बस रुक जाती है। अरे भैया, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? बस का टायर पंक्चर हो गया है। उस सुनसान रास्ते में बस का टायर पंचर होने से सभी पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। आप सब घबराइए नहीं, बस आधे घंटे में टायर रिपेयर हो जाएगा। रात के 11 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। सुनसान रोड, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई, हर तरफ अंधेरा, घना जंगल। ये सब किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। सभी पैसेंजर्स बस के अंदर बैठे हुए थे। बाहर जाना तो दूर, किसी की खिड़की से बाहर तक देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुहानी भी खामोशी से अपनी सीट पर बैठे कुछ सोच रही थी, लेकिन युवराज उसके साथ नहीं बैठा था। वो बस के बाहर खाई के किनारे खड़ा उस खतरनाक नज़ारे को देख रहा था। सुहानी अभी भी युवराज और उस साये के बारे में सोच रही थी। यही सोचते हुए अचानक उसके मन में एक और सवाल आता है। उसे पता था कि शिमला पहुंचने के बाद वो युवराज से बात भी नहीं कर पाएगी, इसीलिए उस सवाल का जवाब लेने के लिए सुहानी बस से बाहर निकलती है और युवराज के पास चली जाती है। युवराज खाई को देख रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि सुहानी उसके करीब आ गई है। अब मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूँ। लेकिन सुहानी भी कहाँ मानने वाली थी। बस एक लास्ट सवाल, इसके बाद मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी। पूछो। मैंने सुना है कि सिर्फ वो शापित इंसान जो कि आप हो उस साये को फिर से कैद या मुक्त कर सकता है। ये कैसे किया जा सकता है? और अगर ऐसा किया जा सकता है तो अब तक आपने किया क्यों नहीं? क्या तुम उसे फिर से कैद करना चाहती हो? सुहानी फौरन हाँ कह देती है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि उसे कैद करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। अगर तुम वो कर सकती हो तो कर लेना। आप बस मुझे रास्ता बताइए, मैं वो जरूर करूँगी। अगर तुम उस साये को कैद करना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा, लेकिन वो काम लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो साया तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देगा। मैंने खुद कई बार ये करने की कोशिश की, पर उसने हमेशा मुझे रोक लिया। वो कौन सा काम है? मैं जरूर करूँगी। युवराज सुहानी की आंखों में देखता है। उस साये को कैद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें मुझे जान से मारना होगा। मेरे मरते ही वो साया फिर से उस विशिंग वेल में कैद हो जाएगा। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी की धड़कन जैसे रुक सी जाती है। वो उसी जगह बिल्कुल फ्रीज हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
ये सोच सोच कर सुहानी का दिल बैठा जा रहा था कि जिस इंसान से वो इतना प्यार करने लगी है उसी की मौत शिमला के लोगों की आज़ादी है। यही सब सोचते हुए सुहानी कुछ देर वहीं खड़ी रहती है। क्या सुहानी शहर को बचाने के लिए युवराज को मारने की कोशिश करेगी? और युवराज सुहानी के लिए अपनी फीलिंग्स को कब तक कंट्रोल कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर। साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।